कोरबा से, जहां पर डीएमक्यू टाइप मकान क्रमांक 16 में आईईसीएल कर्मी की पत्नी और बेटी के बाथरूम में खून से लथपथ लाश मिली थी। और एआईसीएल कर्मी आर के दास रोज की तरह सुबह करीब 5 से 6 बजे ड्यूटी पर चले गए। इसके बाद सुबह करीब 10 से 11 बजे पड़ोसियों ने घर का दरवाजा खुला देखा। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसके काफी देर बाद भी दरवाजा खुला था और कोई आते जाते दिखाई नहीं दिया, तो पड़ोसियों को संदेह हुआ और घर के अंदर जाकर देखा तो वहां बाथरूम में मां और बेटी का शव खून से लथपथ पड़ा था। इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस और आर के दास को सूचना दी थी। मौके पर पहुंची दर्री सीएसपी नितेश सिंह, डॉग स्क्वाड एवं फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे, जो बहुत ही बारीकी से जांच पड़ताल किए। आदर्श नगर में एक घर में दो युवतियां का शव बरामद, संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ है। इसमें पंचनामा की कार्रवाई एफएसएल की टीम पहुंच चुकी है और दोनों मां और पुत्री हैं, जिसमें मृतका का नाम लक्ष्मी दास और आंचल दास है। और क्योंकि घटना स्थल पर देखने से प्रतीत हो रहा है कि ये मृत्यु जो संदिग्ध है, इसमें टीम लगी हुई है और कोशिश करेगी बहुत जल्दी इसमें। खबर है जगदलपुर से, जहां पर नगरपालिका निगम में आयोजित विशेष सामान्य सभा की बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला है। दरअसल सामान्य सभा में महापौर ने जैसे ही आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सर्वे सूची अनुमोदन के लिए रखी, वैसे ही विपक्ष के पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी से निगम में नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने निगम सरकार पर आरोप लगाया है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबके की सर्वे सूची में जमकर धांधलेबाजी हुई है। शहर के कई अरबपति और खरबपतियों का नाम इस सूची में गलत तरीके से डाल दिया गया है, क्योंकि वो लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। और अगली खबर है अंबिकापुर से, जहां पर बाल बंदी गृह से आइसोलेशन का फायदा उठाकर 3 अपचारी बालक फरार हो गए हैं। दरअसल बाल संप्रेक्षण गृह अंबिकापुर में कोविड-19 जांच की गई थी, जिसमें 12 बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे और 2 स्टाफ भी संक्रमित पाए गए थे, जिन्हें एहतियात के रूप में अलग से आइसोलेट किया गया और पैरामेडिकल के स्टाफ और चिकित्सकों की निगरानी व देखरेख में उनका इलाज जारी है। जहां से तीनों बालक आइसोलेशन का फायदा उठाकर बाथरूम के ग्रिल को तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए, जबकि वहां पर सभी जगह पर कैमरा लगा हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से ज्यादा सुरक्षाकर्मी न होने से बच्चे भागने में सफल रहे हैं। वहीं देखा जाए तो इन दिनों सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जो बच्चे फरार हुए हैं, एक्चुअल में अभी बीते दिवस कोरोना पॉजिटिव 12 बच्चे और एक स्टाफ हमारे पॉजिटिव आ गए थे। जैसे एक बच्चा किशोर न्याय बोर्ड के आदेश से हमारे पास आया, तो जब पुलिस वाले ले करके आते हैं तो हम उनको एंटीजन निगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही प्रवेश देते हैं। प्रवेश देने के साथ भी उनको आइसोलेट मेडिकल कक्ष में किए रहते हैं। लेकिन आरटीपीसीआर में उसके 3 दिन के बाद पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर अपने उच्च अधिकारियों को, जिला कार्यक्रम अधिकारी को सूचना दिए। सूचना मिलते ही जिला कार्यक्रम अधिकारी पूरे टीम के साथ आ करके। अगली खबर है कोरबा से, जहां पर आपको बता दें कि युवा कांग्रेस जिला कोरबा के द्वारा युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास के नेतृत्व में एवं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष दीपक वर्मा की उपस्थिति में कोरबा गेवरा स्टेशन में यात्री ट्रेनों के परिचालन प्रारंभ करने, टिकट घर शुरू करने और ट्रेनों की लेट लतीफी बंद करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस ने रेलवे स्टेशन में जमकर नारेबाजी करते हुए रेलवे प्रबंधन से 2 घंटे तक भीख में ट्रेन मांगा गया। और इस अवसर पर युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन दास ने कहा कि हमारे द्वारा पूर्व में पत्र सौंपा गया था कि रेलवे कोरबा में अनेक समस्याएं हैं, लेकिन रेलवे के द्वारा गेवरा एवं कोरबा स्टेशन में यात्री ट्रेनों के परिचालन में जमकर लापरवाही भी बढ़ती जा रही है। कोविड के नाम पर ट्रेनें पहले बंद कर दी गई, अब सामान्य स्थिति होने के बाद भी रेलवे के द्वारा सिर्फ और सिर्फ कोयला लदान में रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में नागरिकों का जीना दुश्वार कर दिया गया है। यात्री ट्रेनों को पहले तो बंद कर दिया गया और अब कुछ ट्रेनों को चालू किया गया है, लेकिन 11 की ट्रेन 3 बजे शाम की ट्रेन आती है और ऐसी स्थिति बनी हुई है। युवा कांग्रेस जिला कोरबा के द्वारा यहाँ पर प्रमुखता से, जो कि पूर्व में कोविड के कारण यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद किया गया था, उन सभी ट्रेनों को गेवरा और कोरबा स्टेशन से जो भी ट्रेनें बंद की गई है उनको चालू करने की मांग को लेकर के, एवं टिकट घर जो जनरल टिकट जहां से बंद था उसको चालू करने की मांग को लेकर पूर्व में भी पत्र दिया गया था। युवा कांग्रेस के द्वारा जो भी ज्ञापन दिया गया है उसमें इनकी मुख्य मांग है यूटीएस टिकट को स्टार्ट करना और प्री कोविड लेवल पे जो ट्रेनें चल रही थी
उसको फिर से स्टार्ट करना। जो भी ज्ञापन इनके द्वारा दिया जाता है उनको एक्चुअली रेलवे बोर्ड ही नई ट्रेनों के बारे में जो भी डिसीजन लेना है रेलवे बोर्ड ही लेती है। और अगली खबर है बिलासपुर से, जहां पर तारबहार थाना क्षेत्र में रहने वाली महिला के घर में घुसकर छेड़खानी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बिलासपुर शहर के तारबहार थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि मोहल्ले के ही रहने वाले युवक गोलू माथुर रात के 1 बजे अचानक घर पर घुस गए और गलत नीयत डालकर घर पर सोई प्रार्थियों से छेड़खानी करने लगा। महिला के द्वारा विरोध करते हुए पास के लोगों को आवाज दी गई, जिसके बाद परिजन और आसपास के लोग पहुंचे और इस दौरान युवक का मौका पाकर फरार हो गए। और महिला ने इसकी रिपोर्ट तारबहार थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद तारबहार पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। प्रार्थिया अपने परिजनों के साथ थाना उपस्थित आई थी और एक लिखित आवेदन पेश की कि इसके घर के पास ही रहने वाला गोलू माथुर जब ये दिनांक 6/7/22 और दिनांक 7/7/22 के मध्य रात्रि में अपने घर में सोई हुई थी, तो आरोपी द्वारा इसके घर अंदर घुसकर इसके हाथ वहाँ को पकड़ रहा था, छेड़खानी कर रहा था, जिसका लिखित आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और अगली खबर दुर्ग से है, जहां पर ग्राम बुरई में चल रहे अधूरे नाला निर्माण की वजह से एक दीवार भी ढह गई है और आवागमन करने के रास्तों में कोई छोटे बड़े तालाब निर्मित हो गए हैं और जिससे ग्राम वासियों को आवागमन करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस ग्राम में समस्याएं थी उसी प्रकार की हैं जिस प्रकार की समस्याएं ट्रेनों में लगी अंतिम जनरल बोगी में होती हैं। पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा विकास की गंगा बहाई जा रही है, लेकिन इस गाँव में विकास की गंगा से निकली हुई एक नहर तक दिखाई नहीं देती, जिसका खामियाजा यहाँ के रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गांव के सरपंच अपनी पूरी तत्परता के साथ लगातार अधिकारियों से संपर्क तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि अपने कानों में रुई डालकर बैठे हुए हैं। ग्राम वासियों ने अपनी पीड़ा अब मीडिया के साथ भी साझा की है। अधिकारी मन से कोई सहयोग भी नहीं मिला थी हमारा। अभी दीवार टूटे हैं नाली खोदाई पर गड्ढा हो रही से। हाँ। तो उनमें कोनो समस्या इसका? हाँ, वो तो समस्या आ है। वो तो दीवार भी, घर के दीवार भी गिर जाते और वहाँ सामने में भी कोई नहीं रही से। अगर कोई रतीस तो बहुत ही खतरनाक हो जाती वहाँ साथ में। गाँव में नाली क्या है, नाली लोग खोद दिए हैं घर किनारे से पूरा। अच्छा। जाने के लिए रास्ता, पानी जाने के लिए रास्ता भी नहीं बनाया, सामने से कटाव नहीं किए हैं। नाली के जैसे गली का पानी आ रहा है, जैसे बाहर से जाने के लिए भी रास्ता नहीं बनाए हैं। और 1-2 तो पर्दा तो फूट गया है। हमारा 2 घर है, मकान बिल्डिंग, वो टूटने को है। और अगली खबर है रायपुर से, जहां पर राज्य सरकार श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना और खेल कूद प्रोत्साहन के नाम से 2 नवीन योजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। श्रमिक कल्याण मंडल विभाग की दी गई जानकारी के अनुसार उन्होंने इस प्रस्ताव से पहले औद्योगिक जिलों के भ्रमण और श्रमिकों परियोजनाओं से परिजनों से मिले सुझाव के आधार पर इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया है। इस योजना के तहत राज्य या केंद्र सरकार के किसी भी बोर्ड से 10वीं 12वीं की परीक्षा 50% से अधिक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को 5,000 की राशि प्रदान की जाएगी, तो वहीं प्रवीण सूची में स्थान पाने वाले छात्रों को 25,000 रुपए से पुरस्कृत किया जाएगा। स्नातक की पढ़ाई करने के लिए IIT और NIT, IIIT जैसे कॉलेज में प्रवेश लेने पर प्रतिवर्ष 5,000, PhD में प्रवेश लेने पर 30,000 की राशि प्रदान की जाएगी। खेल कूद को सहन योजना को भी ध्यान में रखते हुए ओलंपियाड में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वालों को 50,000 प्रोत्साहन राशि के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। लगातार श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से नोटिस भी जा रही है और हम लोग एक और भी प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी, जैसे चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री वाले हो गए, चाहे वो स्टील वाले हो गए, चाहे वो पावर प्लांट वाले हो गए, तो इनके साथ भी एक बैठक करने का बहुत ही नज़दीक में ही प्लान कर रहे हैं कि उनके साथ बैठक करके उनसे निवेदन आग्रह भी करेंगे कि इसमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि प्रति वर्ष 120 रुपये एक श्रमिक के पीछे उनको अभिदाय जमा करना है और इससे एक बड़ा लाभ उनको मिल जाएगा जो श्रमिक उनके यहाँ कार्यरत हैं। तो ये निवेदन हम उनसे करेंगे कि सभी श्रमिकों का वो पंजीयन कराएं, जिससे कि शासन के द्वारा, श्रम कल्याण मंडल के द्वारा जो योजनाएं बनी हुई है, उन योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंच सके, उनको मिल सके।
छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक संस्थानों को ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। क्रेडा के प्रयास से छत्तीसगढ़ राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य को पूर्ण हुए परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड पीएटी परियोजना के अंतर्गत कुल 44 औद्योगिक संस्थानों ने भाग लेकर संयुक्त रूप से राज्य में लगभग 2198 मिलियन टन ऊर्जा की बचत की है और पीएटी योजना ने कुल 6 सेक्टर एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील, थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट, डिस्कॉम और रेलवे के उद्योगों द्वारा ऊर्जा की बचत की है। तो वहीं परियोजना के अंतर्गत ऊर्जा की बचत में महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम और छत्तीसगढ़ राज्य ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उसके लिए हमने पिछले समय से हमने 2-3 कदम उठाए हैं कि हम चाहते हैं कि ये जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो ट्राइबल एरिया में जाएं। तो पिछले साल से हमने 2 स्टेप उठाए हैं जो कि मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। पहला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लोगों ने सिर्फ 2 ही संभाग ऐसे चुने थे जहां की सोलर इरिगेशन पंप दिए जाएंगे। वो है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, और वो ऐसे क्षेत्रों को हमने सम्मिलित किया था जहां की बिजली नहीं थी या ग्रिड नहीं था, जहां की बिजली की सुविधाएं नहीं थी। अगली खबर है रायपुर से, जहां पर आपको बता दें कि एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर जिले में बढ़ रहे अपराध पर चर्चा की है। इस बैठक में अपराधों को कैसे नियंत्रित किया जाए और लंबित प्रकरणों के जल्द निराकरण पर चर्चाएं हुई हैं। सिविल लाइन्स कंट्रोल रूम में एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने जिले भर के सभी प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग कर बढ़ते अपराध पर मंथन बैठक किया है। बैठक में प्रमुख रूप से शहर व उसके आसपास के इलाकों में हो रही चाकूबाजी की घटना, चोरी, डकैती, लूटपाट और दुष्कर्म जैसे संगीन मामलों पर लंबित प्रकरणों को जल्द ठीक करने पर भी बातचीत हुई है और नशे के कारोबारों पर शिकंजा कसने के लिए भी रणनीति तैयार की जानी है। साथ ही साथ आगामी समय में कैसे बेहतर किया जाए उस पर भी चर्चाएं होंगी। क्राइम रिव्यू मीटिंग है जिसमें सभी थाना प्रभारी सारे जीओस मीटिंग में रहेंगे और जो क्राइम पेंडिंग क्राइम्स हैं जिनमें गिरफ्तारी बची है, चार्जशीट बची है, उन तरीके के विषय पे चर्चा होगी। और उसके अलावा जो कुछ चाकूबाजों पे कार्रवाई पिछले महीने हुई है, काफ़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। कई सारे नशेड़ियों पे भी कार्रवाई हुई है। उसके अलावा और बेहतर कैसे कर सकते हैं उन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। बड़ी चोरियां ऐसे डकैती टिगरापारा अब तक खुला नहीं है, राजेंद्र नगर में भी चोरी की घटना हुई है, वो भी नहीं। ये बहुत सारे प्रकरण है जो पकड़ में आए हैं, कुछ प्रकरण ऐसे भी है जिन पे सफलता नहीं मिली है। उन सब विषयों पे चर्चा करके बेहतर से बेहतर कोशिश होगी। और अगली खबर है भिलाई से, जहां पर नगर के विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर भिलाई के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में भव्य रोजगार मेला लगाया गया है। तो वहीं 8 बड़ी कंपनियों में 275 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। इस रोजगार मेले में आसपास के हजारों बेरोजगार युवा पहुंचे हैं। इस दौरान साक्षात्कार लेने वाली कंपनियों के द्वारा सभी अभ्यर्थियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। तो वहीं विधायक का कहना है कि हर महीने रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार है। इस रोजगार अवसर मेले के अवसर पर मुझे SBI लाइफ इंश्योरेंस में लाइफ मित्र के पद पर चयनित किया गया है। इस रोजगार मेले पर मुझे चयनित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा खासकर विधायक देवेंद्र यादव की पहल पर जो रोजगार मेला आयोजित किया गया, उसमें बहुत से स्थानीय युवकों को रोजगार के जो अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। इसी तरह के आयोजन आने वाले कुछ समय में करते रहें ताकि भिलाई के अन्य युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। जी धन्यवाद। खबर रायपुर से है, जहां पर सूर्यकांत तिवारी के मामले में कांग्रेस के आरोप पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने पलटवार किया है। आपको बता दें कि सूर्यकांत तिवारी की कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीर जारी कर पूछा सवाल। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री ये स्पष्ट करें कि उनके सूर्यकांत तिवारी के साथ क्या रिश्ते हैं, आयकर छापे में मिले दस्तावेज किससे ताल्लुकात रखते हैं। भाजपा नेताओं के साथ तस्वीर जारी करने से असलियत छिपाई नहीं जा सकती है। आपको बता दें कि IT डिपार्टमेंट ने रायपुर, महासमुंद, भिलाई आदि इन शहरों में करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की और इस छापेमारी में ही सूर्यकांत तिवारी का नाम भी सामने आया था। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता RP सिंह जी कहते हैं कि सूर्यकांत तिवारी के साथ हम नेताओं के फोटो हैं। स्वाभाविक है, जनप्रतिनिधि हमसे मिलने आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे
कि सूर्यकांत तिवारी से उनके क्या रिश्ते हैं। उनके साथ जो इनकम टैक्स की रेड पड़ी, जिसके अंदर जो कागजात पकड़ा है, वो किससे ताल्लुकात रखते हैं। हमारे फोटो जारी करने से सच्चाई छुप नहीं सकती और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आरोप प्रत्यारोप इधर उधर लगाने की अपेक्षा यह स्पष्ट करें कि सूर्यकांत तिवारी के साथ कांग्रेस पार्टी का क्या संबंध है।